हाँ जी, तो जो हमने इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है ये। और इस लेक्चर में आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। पता है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था स्टोन एज के बारे में, जिसको हम प्री हिस्ट्री भी कहते हैं। तो आज के टॉपिक पे जंप करने से पहले मैं आपको हल्का सा रीकैप दे देता हूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कुछ कवर किया था। फटाफट से मेरे साथ 2 मिनट में प्रीवियस टॉपिक को रीकैप करके फिर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आसपास बैकग्राउंड में कुछ अजीब सी आवाज़ें आपको आ सकती हैं, उनको काइंडली इग्नोर करिएगा। और मैं एक बार आपको हल्का सा रीकैप देता हूँ कि हमने अभी तक लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको ना पढ़ाया था स्टोन एज। स्टोन एज स्टोन एज को ही हम प्री हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको इसकी पहचान क्या बताई थी कि ये हिस्ट्री का वो वाला पोर्शन है, वो वाला पार्ट है जो सबसे एंशियंट है, जो सबसे पुराना है। और इस फेज के हमारे पास कुछ खास रिटर्न रिकॉर्ड्स या फिर एविडेंसेस उस लेवल तक, उस एडवांस लेवल तक उपलब्ध नहीं है हमारे पास जो होने चाहिए थे। हम सिर्फ कुछ आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं, कुछ सोर्सेज हैं, उनके बेसिस पर इस कालखंड का हम अंदाजा लगाते हैं। तो स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो स्टोन एज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। स्टोन एज का जो सबसे पहला, जो सबसे पुराना फेज था, उसको बोला जाता है पैलियोलिथिक फेज। PALEOLITHIC, पैलियोलिथिक एज। इसकी जो ड्यूरेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, अगर आपको याद हो तो आप मेरी हेल्प करोगे साथ साथ में। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक। समझ आ गई? बहुत लंबा जो कालखंड है वो हमने दिया था पैलियोलिथिक एज को। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है मिजोलिथिक। MESOLITHIC, मिजोलिथिक एज। इसकी जो ड्यूरेशन है, देखो जहां पर आकर के ना हमारी पैलियोलिथिक एज खत्म होती है, वहां से शुरू होती है हमारी मिजोलिथिक एज। तो मिजोलिथिक एज कहां से शुरू होती है? 9000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक। समझ गए? ये स्टोन एज का सेकंड फेज था। मैंने कहा ना, हमने पूरी स्टोन एज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी को, पहले फेज को बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, सेकंड वाली को मिजोलिथिक, और थर्ड वाली में आती है नियोलिथिक एज। NEOLITHIC, नियोलिथिक एज। इसकी ड्यूरेशन क्या है? 4000 से लेकर के 4000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, बीसी ई तक। समझ गए? उसके बाद फिर हमने उसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा था? हमने सिर्फ इंडिविजुअली पैलियोलिथिक एज को डिटेल में पढ़ा था। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला स्टोन एज का जो फर्स्ट फेज है, जिसको हम पैलियोलिथिक कहते हैं, ये ना बहुत लंबी एज थी ये। 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक। समझ गए ना? तो इस इतने लंबे टाइम पीरियड को फर्दर 3 सब कैटेगरीज में फिर से डिवाइड किया हुआ, हमने ये भी पढ़ा था। तो मैं हल्का सा रिकैप देता हूँ आपको। ये कलर ले लेते हैं यहाँ से। अब बात करेंगे सिर्फ पैलियोलिथिक एज की। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ PALAEOLITHIC, पैलियोलिथिक। इसके भी हमने 3 पार्ट्स किए थे। इसको उठा लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। पैलियोलिथिक एज का जो सबसे पहला फेज था उसको बोला जाता है लोअर पैलियोलिथिक। LOWER PALAEOLITHIC, लोअर पैलियोलिथिक। इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है? 5 लाख साल से लेकर के 5 लाख टू 50,000 BC। सबसे लंबा फेज यही था लोअर पैलियोलिथिक का। फिर पैलियोलिथिक का जो सेकंड फेज था उसको बोला जाता है मिडल पैलियोलिथिक। MIDDLE PALAEOLITHIC,
इसकी जो ड्यूरेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? 50,000 बीसी से लेकर के 40,000 बीसीई तक, ऐसे करके। और पैलियोलिथिक का जो सबसे लास्ट का फेज था, जहां से फिर हमारी मीजोलिथिक शुरू होती है, उस लास्ट की फेज को बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक। अपर, PALA THIC, अपर पैलियोलिथिक एज। इसकी ड्यूरेशन क्या है? 40,000 से लेकर के 10,000 BCE तक। अब यहां पर आकर के हमारी स्टोन एज खत्म हो जाती है, पता ना? 10,000 BCE के बाद जिस एज की शुरुआत हुई थी, उसी एज को बोला जाता है मेसोलिथिक। तो देखो यहाँ पर क्या है, 10,000 से हम कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे हम यहाँ पर, देखो फिर आगे हमारा 9,000 BC, उसके बाद 4,000 BC, फिर 4,000 से 1,000 तक। फिर आगे फर्दर जो एजेस हैं स्टोन एज की, वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको हल्का सा रिकैप दे दिया किसका, जो हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कवर किया था। स्टोन एज, उसको हम प्री हिस्ट्री भी कहते हैं, कुछ खास रिटर्न रिकॉर्ड्स है नहीं है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, जिस भी वर्ड में लिथिक वर्ड लगता है, लिथिक सरनेम लगता है, मान लेना कि वो स्टोन एज की बात कर रहे हैं वर्ड से। फटाफट से चलते हैं हमारे आज वाले टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सारे बच्चों ने लगभग इसका नाम सुना होगा। इसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जो इंडस रिवर हमारे इंडिया और पाकिस्तान में बहती है, उसी रिवर के नाम से इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ा था। डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले तो हम ना इस वर्ड को देखते हैं कि ये वर्ड है किस चीज से। सिविलाइजेशन किस चीज को बोला जाता है? ये एक वर्ड है सिविलाइजेशन। होता क्या है, जब हजारों की संख्या में जब हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर किसी शहर का रूप ले लेते हैं, किसी बस्ती का रूप लेते हैं, किसी मोहल्ले का, किसी गांव का या किसी देश का रूप ले लेते हैं, और उन सारे लोगों का रहन सहन, खान पान, तौर तरीका, शादियां, कस्टम्स, उस सारे के सारे ना किसी एक ग्रुप के लोग लगते हैं। तो जब कोई एक समाज किसी ग्रुप में रहना शुरू कर देता है, उनके कस्टम्स को, उनके ट्रेडिशंस को, उनकी आदतों को, उनके खान पान को, उनके ट्रेडिशन को, उनके पहनावे को, उनके लाइफस्टाइल को, उस सब को जो एक कॉमन आइडेंटिटी होती है ना, उसको बोला जाता है सिविलाइजेशन। तो जब इंसान स्टोन एज से निकल करके थोड़ा इंसान बना, जब वो, मेरा कहने का मतलब कि जब वो पत्थरों के औजार बनाया करता था, कच्चा मांस खाता था, कच्चे पेड़ उखाड़ करके जड़ें खा लेनी, फ्रूट्स खा लेने, पत्तियां तोड़ के बंदर की तरह खा लेनी, जब इंसान उस फेज से निकल करके, स्टोन एज से निकल करके जब वो मेटलिक एज में आया, यानी जब उसने मेटल्स की डिस्कवरी की, मेटल्स का यूज करना शुरू किया, तब इंसान ने खेती करना भी शुरू कर लिया। हमने पढ़ा था कि नियोलिथिक एज तक आते आते इंसान ने फार्मिंग भी करना स्टार्ट कर ली थी, खेती करना शुरू कर ली थी। तो जब उसको एक ही जगह पर फसलें मिलने लगी, तब इंसान ने आगे पीछे भटकना बंद कर दिया। जहां पर पानी था, अच्छी मिट्टी थी, सब कुछ था उसकी मर्जी का, वहां पर इंसान ने फिर स्टेबिलिटी के साथ रहना शुरू किया परमानेंटली। तो जब इंसान ने बसना शुरू किया, तो दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बस्तियां शुरू हुई, जिनको हमने आगे चल करके सिविलाइजेशन का नाम दिया है। तो दुनिया में सबसे पहली बार जब इंसान ने बस्तियों में रहना शुरू किया था, उनमें से जो बस्ती हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास बसी, उस बस्ती को बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। इसका एक और नाम भी है, इसको हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भाषण समझ आया होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ सिविलाइजेशन। एक सेकंड, इसका मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ से। मैंने आपको बताया सिविलाइजेशन, तो इसको मैं वन वर्ड में अगर लिखूं, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स को बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स। SETTLE, ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो आई थिंक कि आपको सीक्वेंस पता लगी होगी। इंसान पहले घुमक्कड़ था, कहीं एक जगह पर उसका घर नहीं था, जहां पर गुफाएं मिली वहां पर घुस के रात की नींद कर ली, पूरी कर ली, वहां पर इंसान ने टाइम पास कर लिया, फिर आगे बढ़ गई। जहां जहां उसके रिसोर्सेज मिलते थे वो वहां मूव करता था। पर इंसान ने शटल होना शुरू किया जब उसने एनिमल्स को पाला और जब उसने खेती करना शुरू की। उसके बाद आगे चल करके फिर दुनिया की पहली जो सभ्यताएं आती हैं, उनमें से एक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ी जाती है।
आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिस जमाने में हमारे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट हुई, उसी जमाने में इराक के अंदर, जो आज का इराक है ना, उसके आसपास जो दो रिवर्स हैं, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ये बड़ी दो फेमस रिवर्स हैं वहाँ की, उन नदियों के किनारे पर जो बस्ती बसी उसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोला जाता है। इसी तरह से चाइना में जो हुआंगो रिवर है, उसके आसपास चाइनीज सिविलाइजेशन का विकास हुआ, जिनकी नेक्स्ट जनरेशन ने आगे चल करके क्या किया, बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने भी। इसी तरह से एक जो सिविलाइजेशन है वो अमेरिका में भी डेवलप हुई थी, उसका नाम आप लोग मुझे बताओगे, थोड़ी सी मेहनत आप भी करोगे। तो चलिए, डिस्कवरी का मतलब है कि ये बस्तियां बसी थी आज से करोड़ों साल पहले, सॉरी करोड़ों तो नहीं पर हजारों साल पहले बसी थी ये। उन बस्तियों का आज हमें कैसे पता लगता, तो उसकी डिस्कवरी होती है, उनका पता लगाया जाता है असल में, खुदाई करके, अ, ऊपर से मिट्टी की परतें हटा करके कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर कोई इंसान किसी जमाने में रहा करते थे। तो इंडस वैली को किसने ढूंढा, कैसे पता लगा इसके बारे में, तो देखो, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन है, यानी इन लोगों के जो मोहल्ले थे, जो गांव थे, वो शहरों की तरह दिखते थे। आज के मॉडर्न सिटीज के अंदर जो जो फैसिलिटीज होती हैं, जो तौर तरीके होते हैं, वही तौर तरीके इंडस वैली कल्चर में देखने को मिलते हैं। यानी ये जो लोग बसा करते थे, रहते थे, इनका लाइफस्टाइल अर्बन था, गांव की तरह नहीं था। ये लोग शहरों की तरह रहा करते थे। और इसका एरिया कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ साउथ एशिया, साइट कंटेम्परेरी टू मेसोपोटामिया इजिप्टियन सिविलाइजेशन। जी बिल्कुल, जो एंशियंट सेवन वंडर्स हैं, उनमें जो इजिप्ट के पिरामिड्स आते हैं, वो उन्हीं लोगों ने बनाए थे, जो लोग इसी जमाने में इजिप्ट के आसपास बसे थे, उनको इजिप्टियन सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो ये सारे, मैं ये मान के चलो कि एक ही समय में ये लोग दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आकर के एग्जिस्ट किए। इट्स मेजर सेटलमेंट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई करके सामने लाना, रिवील करना, इन द घग्गर हक्रा बेल्ट दैट स्प्रेड फार बियॉन्ड द इंडस रीजन। इसकी जो बड़ी सेटलमेंट्स है ना, यानी जो इंडस वैली के जो बड़े बड़े जो शहर हैं, वो घग्गर रिवर के आसपास, यानी जो घग्गर रीजन है, ये इंडस वैली के ड्रेनेज बेसिन में नहीं आता है। तो यानी कहने का मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सिर्फ इंडस रिवर के आसपास ही नहीं, बल्कि नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया के आसपास तक भी इसका एक्सटेंट देखने को मिलता है, काफी बड़ी थी ये। चलो, बॉक्स के अंदर कुछ बात लिखी है। इन 1853 अलेक्जेंडर कनिंगम, द ब्रिटिश इंजीनियर, नोटिस्ड अ हड़प्पन सील which showed a bull and 6 written letters। इस बंदे ने 1853 में इसको एक सील मिली थी, एक स्टंप मिली थी, जिस स्टंप के ऊपर ये कुछ बना हुआ था, यहाँ देख लो इसको। तो वहां से फिर इस इंसान ने इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने का काम शुरू किया। ही इज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। हु इज नोन एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। इस वाली बात को याद रखना। चलते हैं अगले पेज पे। डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन कौन सी जो सिटी है इसकी, उसकी डिस्कवरी किस किस ने की थी, यहाँ पर सारी डिटेल दे रखी है। यहाँ पर इस तरफ साइट्स के नाम है, साइट का मतलब होता है प्लेस या फिर लोकेशन। एक्सकेवेटर वो बंदा होता है जो वहां की खुदाई करके, खुदाई करने में जिसका सबसे चीफ रोल होता है, सबसे बड़ा रोल होता है, उसको बोलते हैं एक्सकेवेटर। लोथल देखो, लोथल जो शहर है, जो ये साइट है इंडस वैली की, इसको ढूंढा था किसने, एस आर राव ने। लोकेशन कहां पर है, अहमदाबाद गुजरात के आसपास। सेकंड है कालीबंगन, ब्लैक बेंगल्स इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है ये साइट। इसको राजस्थान की घग्गर रिवर के आसपास खोजा गया था। इसको खोजने वाले थे अमलानंद घोष। चहुंदारो पाकिस्तान के अंदर है ये, इसको एन जी मजूमदार ने। इसी तरह से रंगपुर है, बनावली है, आलमगीरपुर है, कोट दीजी है, और अमरे है। ये सारी साइट्स किस किसने डेवलप की हैं, आप डिटेल में इस पेज से सारा कुछ नोट कर सकते हो। अगेन यहाँ पर रोपड़ है, सरकोटोड़ा है, सुक्ता जेंडोर है, धोलावीरा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है धोलावीरा, ठीक है। जेपी जोशी इसके एक्सकेवेटर हैं। और राखी गढ़ी हरियाणा में है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
अमरिंदर नाथ इसके एक्सकेवेटर है। चलो जी, मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने कहा ना कि ये पूरा कल्चर था, एक ही तरह के लोग इस पूरे रीजन में रहा करते थे उस जमाने में। आज से लगभग लगभग 1000 BC के आसपास की बात है ये। जब स्टोन एज खत्म हुई थी उसके बाद जो लोग आए थे, और इंडिया वाले लोगों को बोला जाता था इंडस वैली पीपल। उसी सभ्यता की मेजर साइट्स की बात हो रही है कि कौन कौन से उसके बड़े शहर हैं। तो पहला शहर है उसका हड़प्पा, जिसके नाम से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कभी कभी बोला जाता है। कलर कुछ और ले लेते हैं यहाँ से, पिंक वाला उठा लेते हैं। हड़प्पा देखो, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। रावी रिवर है ना, इंडस की ट्रिब्यूटरी है ये एक। ठीक, इसमें क्या क्या चीजें मिली हैं? सिटाइडल। सिटाइडल क्या होता है भाई? रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, थोड़ा ऊंचा करके स्टेज टाइप का बनाया होता है, एक वो मिला यहाँ से। 6 ग्रैंडरीज, ग्रैंडरी बोलते हैं जहां पर हम अपने अनाज को, खाने को स्टोर करके रखते हैं, वो चीजें यहाँ से मिली हैं। इट मीन्स कि इंडस वैली के जो लोग थे वो काफी ज्यादा फार्मिंग करने वाले लोग थे, खेती करते थे वो लोग। तो उसके बाद देखो भाई, इस हड़प्पा को सिटी ऑफ ग्रैंडरीज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, विच हड़प्पन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ ग्रैंडरीज। तो हड़प्पा का नाम वहां पर आपको याद रखना है, ये वाला। कॉफिन बरियल सिमेट्री, सिंगल रूम बैरिक्स, ब्रॉन्ज पॉट्स एंड 891 सील्स। तो ये कुछ मिले यहाँ से। मोहनजोदारो, ये भी बहुत बड़ी सिटी है हड़प्पन कल्चर की। इसका मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड, मृत लोगों का टीला इसको बोला जाता है। ये इंडस रिवर के किनारे पर बसी हुई है, और लरकाना डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, सिंध प्रांत के अंदर। वहां पर इसकी सिचुएशन है, इसकी लोकेशन है। रिगार्डेड एज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस वैली साइट। आईवीसी का मतलब है इंडस वैली साइट। उसके बाद इसमें क्या कुछ मिला है? ग्रेट बाथ, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें एक बड़ा सा तालाब मिला है जहां पर पब्लिकली लोग जाकर के वहां पर स्नान किया करते थे। तो ग्रेट बाथ इज रिलेटेड टू विच हड़प्पन साइट? तो आंसर आएगा इसका मोहनजोदारो। बाकी इसमें ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, यूनिकॉर्न सील्स मिली हैं, वोवन क्लॉथ, काफी कुछ यहाँ से मिला है। लोथल, इट इज नोन फॉर द ब्रिक बिल्ट लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर ना जो लोथल है, लोथल में पकी हुई ईंटों के साथ काफी कुछ बने हुए स्ट्रक्चर्स मिले हैं। लोथल जो सिटी है, सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 6 सेक्शंस। 6 सेक्शंस में सिटी डिवाइड की गई थी। ध्यान रखना कि ये जितने भी शहर है ना, सारे के सारे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के सब अर्बन सिविलाइजेशन है ये। तो सभी जो शहर हैं वो, सभी जो इसकी सेटलमेंट्स हैं वो शहरों जैसी दिखती हैं। उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हैं? शहरों की तरह के हैं वो। काफी पास पास घर बने होते हैं, ग्रिड्स बनी होती थी, सीधी सड़कें होती थी, नालियां पक्की होती थी, इस तरह के स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा हर एक शहर में मिलते हैं इनके। आप डिटेल में इसको देखोगे यहाँ से। फिर कालीबंगन है, इसको भी काफी कुछ यहाँ से मिला है। धोलावीरा है, उसके बाद जहंदारो है, रंगपुर है, बनावली है, आलमगीरपुर है, राखीगढ़ी है, और सुरकोटोड़ा है। इसको आप आराम से देखोगे, डिटेल में सारे पेज के ऊपर काफी कुछ लिख रखा है। आप अपनी रेफरेंस के लिए इसको डाउनलोड करके या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के पूरी की पूरी इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। हड़प्पन सिटीज मैप दे रखा है ये, यहाँ देखोगे आप लोग। ये इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। ये NORTH, नॉर्थ, WESTERN, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4 डायरेक्शंस मानी जाती हैं। सबसे टॉप पे हम मानते हैं मैप पे नॉर्थ, नीचे साउथ, हमारे राइट हैंड साइड पर ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट। अब देखोगे यहाँ पर इसको ले लेते हैं। अब ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न की। देखो ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, दोनों के बीच का जो एरिया होता है ना, ये वाला, इस एरिया को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन। इसी तरह से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। तो इसी तरह से इंडिया का ये जो ऊपर का जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो यही वो इलाका है, यही वो पोर्शन है इंडिया का जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला कल्चर
आज से हजारों साल पहले डेवलप हुआ था। चलो जी यहाँ पर देख लेते हैं इसको। हम्म, ये एक लोकेशन है इसकी, 2, 3 और 4। ये काफी कुछ बड़ी लोकेशंस हैं जो इसकी इसको क्वाड्रिलेटरल शेप में हमें मेजर साइट्स को इसके अंदर हम देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो कि सारा कुछ कुछ साइट्स आज के पाकिस्तान में है और कुछ हमारे इंडियन साइड पे है। आप आराम से इस मैप को देख सकते हो। आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें क्या कुछ पता लगा इस सिविलाइजेशन से? यहाँ के लोग क्या क्या करते थे? देखो, हमने इससे क्या सीखा है, हमें इससे क्या मिला है? टाउन प्लानिंग, कि ये लोग शहरों को ना बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी स्मार्टनेस के साथ ये लोग बनाया करते थे। इनकी जो क्वालिटी थी अर्बन डेवलपमेंट की, क्या लाजवाब थी भाई वो तो। इनकी टेक्निक आज के मॉडर्न सिटीज से भी बहुत ज्यादा लाजवाब थी, आज से हजारों साल पहले। फोर्टिफिकेशन, शहरों की ये किलेबंदी करते थे, साइड से बाउंड्री वाल देते थे शहरों शहरों के बाहर से ये। फिर वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, गलियां सीधी और 90 डिग्री पर कट करती थी। कोई घर आगे पीछे आड़े टेढ़े नहीं बने होते थे, सीधी लाइन में घर होते थे और सीधी चौड़ी सड़कें होती थी और लेन्स बनी होती थी, ड्रेनेजेस और पक्की नालियां बनी होती थी, जिससे सारे शहरों का पानी एक नाले में से होकर के सीधा मेन ड्रेनेज में चला जाता था। यानी कोई कीचड़, कोई वाटर लॉगिंग, इस तरह की कोई ब्लॉकेज देखने को शहर में नहीं मिलती थी। फिर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ईच हैड इट्स ओन सिटाइडल और एक्रोपोलिस, पॉसिबली ऑक्युपाइड बाई रूलिंग क्लास। हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये इसके जो दो बड़े शहर हैं, इन दो बड़े शहरों में एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। यानी शहर का एक पार्ट ऐसा था जो बाकी वाले शहर से ऊंचा उठा होता था। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उस उठे हुए पार्ट पर या उस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म वाला जो एरिया होता है शहर का, उस वाले शहर में जो रूलिंग क्लास थी, जो शहर पर जो रूल करने वाले लोग थे, वो उस एलिवेटेड सिटाइडल वाले पार्ट में रहा करते थे। यानी पूरे शहर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक पार्ट था जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था, ऊंचा पार्ट होता था, बिल्डिंग्स ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनी होती थी। उस वाले सेंट्रल एरिया को शायद रूलिंग क्लास वहां पर रहा करती थी, जो शहर को देखती होगी, जो शहर को रेगुलेट करती होगी, ऐसा माना जाता है। उसके बाद ग्रिड सिस्टम, यानी इस तरह से देखो यहाँ पर इस फिगर के अंदर घर ना पूरे एक पैटर्न में बने होते थे। यहाँ देखो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरे के पूरे ग्रिड्स बने होते थे, ऐसे आड़ा टेढ़ा या लाइन टेढ़ी करके किसी भी तरह से मिसमैनेजमेंट पूरे शहर में देखने को नहीं मिलती थी। एग्रीकल्चर में क्या कुछ किया इन लोगों ने, खेती बाड़ी में? व्हीट, बार्ली, अप्रैल बिफोर द एडवेंट ऑफ नेक्स्ट फ्लड्स। रिवर वाटर को और वहां की सॉइल को ये लोग भरपूर यूज किया करते थे अपनी फसलें उगाने के लिए। टू टाइप्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राई, पीस, सिसमम, डेट्स एंड मस्टर्ड। देखो भाई, आज में हम जो फसलें उगाते हैं ना, इनमें से काफी सारी फसलें इंडस वैली के लोगों को पता थी। A good quality of barley has been discovered at Banavali. As early as 1800 BC, the people of Lothal grew rice whose remains have been found. लगभग 1800 BC के आसपास भी लोथल में लोग राइस की खेती किया करते थे। लोथल गुजरात के अंदर है। आज की अगर गुजरात की बात करें तो यही वो एरिया है जहां पर उस जमाने में लोथल नाम का शहर हुआ करता था, इसी के आसपास। तो 1800 बीसी में, बहुत पहले की बात है ये, उस जमाने में भी यहाँ के लोग चावल की खेती किया करते थे। ऐसे कुछ एविडेंसेस हमें आज मिले हैं। नोट इसमें क्या लिखा हुआ है? द इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। वाह, अमेजिंग भाई। जो इंडस वैली के लोग थे, कॉटन उगाने वाली दुनिया की पहली पहली प्रजाति थी ये पहली इंसानों की नस्ल थी जो कॉटन उगाने वाली थी। यानी कॉटन दुनिया को किसने दिया? इंडस वैली के लोगों ने दिया था। द ग्रीक्स कॉल्ड इट सिंधन, डिराइव फ्रॉम सिंध। ग्रीक लोग इसको क्या बोला करते थे? सिंधन। यानी कॉटन को क्या बोलते थे वो? सिंधन बोलते थे। फन फैक्ट आपके लिए, इसको ध्यान में रखना। पता ना रूटीन में ये बीच में चीज आ गई है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, किसी भी चीज को आप दोबारा से समझना चाहते हो, या फिर उसके ऊपर कुछ अपग्रेडेशन आपको चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, तो भाई ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और यहाँ से आप सीधा पहुंच जाओगे हमारे सारे के सारे लिंक्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। टेलीग्राम में आपको सारे लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। जितना कुछ भी आप यहाँ पर देखते हो ना, उस सबके पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।
यूट्यूब पर आपको हमारी सारी लेक्चर सीरीज मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, और इंस्टाग्राम पर आप मेरे से 1 to 1 बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपको मेरे से कुछ बात करनी हो तो। और क्या पता लगा हमें इस इंडस वैली के लोगों से? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को खूब पाला करते थे ये लोग, खेती करते थे, फार्मिंग करते थे, साथ साथ में एनिमल्स को भी पालते थे। पैस्टोरलिज्म बोलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है, पैस्टोरलिज्म। इसका मतलब होता है जानवरों को अपने काम के लिए पालना। Was also practiced by the Hadappans. They reared cattle, sheep, fowl, goat, buffalo. भाई हमारे गांव में आज भी जो लोग अ, आज के ज़माने में भी जो जानवर हम मोस्टली अपने घरों में पालते हैं, वो सारे जानवर इंडस वैली के लोग अपने घरों में पाला करते थे। वाटर एंड पॉस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। शहरों के बाहर काफ़ी ज़्यादा पानी और काफ़ी ज़्यादा खुले खेत होते थे, ग्रासलैंड होते थे जानवरों के चरने के लिए। वैसे भी ये लोग इंडस वैली के आसपास बसे थे, तो नदी के आसपास पानी की तो कोई कमी होगी नहीं। और वैसे भी ये एरिया बहुत प्लेन था पंजाब वाला, तो पंजाब वाले एरिया में, पंजाब ऑफ इंडिया का पंजाब मत समझना, जो पाकिस्तान का प्लेन एरिया ना पूरा का पूरा, वो भी पंजाब में ही आता है। तो पानी और खुले मैदान ये काफी ज्यादा थे जानवरों को पालने के लिए। और क्या लिखा है यहाँ पर जी? कैट्स एंड डॉग्स वर डोमेस्टिकेटेड एज एविडेंट फ्रॉम द मार्क्स ऑफ देयर फीट। ऐसा कुछ सबूत मिले हैं जिससे हमें यह पता लगता है कि कुत्ते और बिल्लियां भी ये लोग अपने घरों में पाला करते थे। अब बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की, यानी इकोनॉमी की। सिर्फ आपस में ही ये लोग बातचीत करते थे, या कुछ दुनिया के किसी और पार्ट में किसी और सभ्यता के साथ इनका कुछ लेना देना भी था, कुछ ट्रेडिंग भी चलती थी इनकी? seal bearing हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड यूनिकॉर्न हैज बीन फाउंड इन निप्पर। भैया इनकी सील्स और इनकी कुछ स्टेम्प्स ये दुनिया की दूसरे पार्ट्स में भी मिली है। इट मीन्स कि ये लोग दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स के साथ उस टाइम पर भी कनेक्टेड थे। द cuneiform inscription mentions the trade contacts between Mesopotamia and Hadappans. कुछ inscriptions जो रिटन रिकॉर्ड है ना उस टाइम के, उनसे हमें ये भी पता लगा है कि इनके जो ट्रेड्स थे वो किसके साथ थे? मेसोपोटामिया के साथ। कहाँ थी ये सभ्यता मेसोपोटामिया वाली? जैसे हमारे इंडिया में थी हड़प्पन या फिर इंडस वैली, इंडस वैली ये कहाँ पर थी? INDIA में। ये इंडिया की सिविलाइजेशन थी उस जमाने में। इसी तरह से जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, मेसो POTAMIA, मेसोपोटामिया ये कहाँ पर थी? आज का जो इराक है ना, इराक, इराक में जो उस टाइम पर लोग बसा करते थे, उस पूरी की पूरी सोसाइटी को क्या बोला गया? उसको बोला गया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो ये दोनों आपस में ट्रेडिंग करते थे, ऐसा हमें आज पता लगता है। हड़प्पन कैरिड अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन लेपिस लाउजली। देवर, थोड़ा इंटरनेट से आप भी रिसर्च कर लेना। देवर टू इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस एट दिलमन एंड अकान which lay between Mesopotamia and Melohua। भाई ये दो इनके भामला की तरह के ये के ट्रांजिट कैंप थे, जहां पर ये लोग टेम्परेरी कुछ देर रुक करके ट्रेडिंग किया करते थे और फिर आगे अपने डेस्टिनेशन में निकल जाया करते थे। तो भाई हड़प्पन जो वैली कल्चर है उसमें ट्रेडिंग भी थी, एग्रीकल्चर भी था, पेस्टोरलिज्म भी था, और अर्बन प्लानिंग तो इनकी लाजवाब थी। दुनिया भर में सबसे अच्छे जो प्लानिंग थे, जो प्लान्ड सिटीज थी, वो हड़प्पन लोगों ने उस समय में बनाए थे। चलो जी देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या क्या ये लोग डील किया करते थे। मेजर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर के किसी देश से या बाहर के लोगों से अपने पास मंगवाना। तो गोल्ड ये कहाँ से मंगवाते थे? अफगानिस्तान से, ईरान से, कोलार, इंडिया के साउथ पार्ट से। कोलार गोल्ड माइंस है ना हमारी कर्नाटका में, पता होगा आपको। सिल्वर अफगानिस्तान से आता था, कॉपर बलूचिस्तान एंड खितरी। वाह भाई वाह, बलूचिस्तान के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। देखो इंडस वैली के जमाने से भी हम लोग बलूचिस्तान के साथ ट्रेडिंग किया करते थे। आपको पता ना, वैसे उस टाइम पर बलूचिस्तान, इवन ईरान, ये भी कहाँ था? ये भी पूरा इंडिया में ही शामिल था, इंडिया ही था उस टाइम पर, अखंड भारत। टीन अफगानिस्तान और ईरान से आता था। अगेट्स एंड चैलेकडोनी, क्या चीज़ है ये आप पता कर लेना इंटरनेट से। और ये सारी की सारी नीचे लिस्ट के नाम है। लेड साउथ इंडिया से आता था। उसके बाद ये कुछ बाकी मेटल्स के नाम हैं। यहाँ क्या लिखा है? हड़प्पन सील, उसके ऊपर ये कुछ भी मिला है भाई।
द मोस्ट फेमस सील इज द पाशुपति seal found from Mohenjo-daro. Persian Gulf seals have been discovered from Lothal. देखो भाई, सबसे जो फेमस सील है इंडस वैली की वो कौन सी है? पशुपति सील। ये मोहनजोदारो से मिली है। और पर्शियन गल्फ की जो सील्स हैं वो कहाँ से मिली हैं? लोथल से मिली हैं। पर्शियन गल्फ ईरान के पास है। इट मीन्स कि इराक ईरान से जो चीजें आया करती थी उनके सबूत लोथल में मिलते हैं, गुजरात के पास मिलते हैं। इट मीन्स कि समुद्र के किनारे पर ये ट्रेडिंग किया करते थे बाय द सी रूट्स। डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इन्होंने क्या दिया हमें? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। भाई इन लोगों का ना राजतंत्र कैसा था, रूलिंग कैसी होती थी, इतने लोगों को संभालते कैसे थे ये लोग, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करते थे, थोड़ा इसको देख लेते हैं। कुछ क्लियर आइडिया नहीं इसके बारे में कि इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था। शायद ऐसा था कि हड़प्पन रूलर्स वर मोर कंसर्न्ड विद कॉमर्स देन विद कंक्वेस्ट। असल में ना बहुत सारे कंट्रीज पर अटैक करना, डिफरेंट लैंड्स को अपने कब्जे में लेना, खैर ऐसा लगता है कि हड़प्पन रूलर्स का इसमें इंटरेस्ट कम था। वो लोग अपनी अपलिफ्टमेंट में, डेवलपमेंट में, ट्रेड एंड कॉमर्स में और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में वो लोग ज्यादा बिलीव करते थे। हड़प्पन वाज हड़प्पा वाज पॉसिबली रूल्ड बाय द क्लास ऑफ मर्चेंट्स। ऐसा लगता है कि जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेडिंग क्लास थी, जो बिजनेसमैन लोग थे, शायद वो हड़प्पा को रूल किया करते थे उस जमाने में। इसीलिए शायद ज्यादा जो ध्यान था वो किस पे था? अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी में था, रादर कंक्वेस्ट में नहीं था। सोसाइटी कैसी थी? द हड़प्पन वर द अर्बन सोसाइटी कंप्राइजिंग मोस्टली ऑफ मिडिल क्लास। इसमें मोस्टली मिडिल क्लास लोग रहते थे, ज्यादा अमीर ज्यादा गरीब लोग नहीं थे, सब लोग लगभग मिडिल क्लास थे। वेरियस क्लासेस पर प्रीस्ट्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, पीजेंट्स एंड लेबरर्स, ये सारे लोग मिलकर के सोसाइटी का पार्ट बनाते थे। Among them, peasants, traders and laborers formed the majority. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी वो कौन से लोगों की थी? कौन से ऑक्यूपेशन के लोग थे? पीजेंट्स, जो जमीनों पे काम करते थे, किसान। ट्रेडर्स, व्यापारी। और लेबरर्स, मजदूरी दिहाड़ी काम करने वाले लोग जो हैंड लेबर करते थे। चलो जी लास्ट में नोट देख लेते हैं। द हड़प्पन कल्चर एग्जिस्टेड बिटवीन 2500 BC टू 1750 BC। 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक ये कल्चर डेवलप हुआ। एक बार आपको मैं हिस्टोरिकल जो लाइन है, जो टाइम लाइन है, उसको समझा देता हूँ। हम ना यहाँ पर जीरो मान के चले और इस तरफ सारी जो टर्म्स है वो माइनस वाली है। हमें नहीं पता कि ये दुनिया कब शुरू हुई थी, पर हमें जो सबसे पुराना एविडेंस पता है वो क्या है कि स्टोन एज में इंसान पत्थरों के औजारों का यूज किया करता था। तो हमने पहले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था? स्टोन एज पढ़ी हमने, STONE एज। स्टोन एज कहाँ तक आई थी? 5 लाख BC से लेकर के रफली 1000 BC तक, ये हमने पढ़ी स्टोन एज। जैसे ही स्टोन एज खत्म होती है उसके बाद शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम द एज ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। इसमें इंसानों ने मेटल्स का यूज करना शुरू कर दिया था। अब देखो 1000 तक आ गए थे, तो हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पर कि इंडस वैली 2500 से लेकर के 1750 तक आती है। तो यानी 2500 यहाँ कहीं हुआ, 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक हमने आज वाला टॉपिक कवर कर लिया है। अब इसके बाद क्या होने वाला है वो आपको मैं हल्का सा उसको ब्रीफ कर देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे वैदिक एज को। जैसे ही इंडस वाला कल्चर जो है वो खत्म होता है, उसके बाद इंडियन का शुरू होता है। उसके बाद शुरू होती है वैदिक एज। वैदिक एज, जिस एज में वेदास लिखे गए थे। जब आर्यंस इंडिया में जब रहना शुरू हुए थे तो उस एज को आर्यन एज या फिर एज ऑफ वेदास बोला जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बस आप इस टाइम लाइन को याद रखना। हमने स्टोन एज से शुरू किया था, हमने इंडस वैली एज को पढ़ लिया है, अब हम वैदिक एज को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सभ्यता खत्म क्यों हो गई? 1750 एक फिक्स डेट नहीं है, पर इस दौर तक आते आते ये सभ्यता पूरी खत्म हो गई थी। क्या कारण रहे होंगे इसके? तो देखो भाई, डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने डिफरेंट अपने ओपिनियन दिए हैं कि क्या क्या रीजन रहे होंगे इसके डिक्लाइन की। तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लोगों ने दे रखे हैं। किसी ने बोला है कि बाहर के लोगों ने अटैक कर दिया, किसी ने बोला कि अनस्टेबल रिवर सिस्टम, कभी रिवर यहाँ से बहती थी, कभी वहां से, लोगों को बाढ़ में रिवर ने खत्म कर दिया, ऐसा बोला जाता है। कुछ कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज थी,
कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ कहते हैं कि आर्यंस ने इन्वेड कर लिया और सबको मार दिया, कुछ कहते हैं अर्थक्वेक आए थे। तो ये सिर्फ क्या है, एक सिर्फ परसेप्शन है बस, कि इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई होगी। तो आने वाले टॉपिक में बात करेंगे वैदिक एज की। समझ गए ना? नंबर लाइन पे हमने सबसे पहले स्टोन एज को पढ़ा, स्टोन एज, उसके बाद इंडस वैली कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैदिक एज को। तो जितना कुछ भी पीछे पढ़ रहे हैं ना, सबको साथ साथ में रिवाइज करते हुए आगे चलना, तो आपको चीजें सीक्वेंस में एक सीरीज में मिलेंगी, तो ज्यादा मजा आएगा, चीजें रिलेट होंगी और आपको समझ में भी आएगा कि कब क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।